देखो क्या होता है, सिर्फ रटने से पढ़ाई नहीं हो जाएगा। आपको अलग अलग टेक्निक्स है, जैसा लिंक, पेग, नॉट, एजेस, ट्रायड्स, एक्रोनिम्स, एक्रोस्टिक्स, निमोनिक्स, स्टोरी मेथड, लोकी मेथड, यानी पढ़ाई करने के ये तरीके हैं। पढ़ाई सिर्फ मात्र रटने से नहीं होगी, गाने से भी पढ़ाई हो जाती है, जोक के माध्यम से भी पढ़ाई हो जाती है, खेल कूदने से भी पढ़ाई हो जाती है, बाद में कोई कंपटीशन से पढ़ाई हो जाती है, कोई स्टोरी से पढ़ाई हो जाती है, कोई पिक्चर भी फिल्म देखो, कोई स्क्रिप्ट, उससे भी पढ़ाई की जा सकती है। डॉक्टर साहब, जो ये ब्रेन विकिपीडिया करके एक नया जो सब्जेक्ट आपने खोज के निकाला है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। विकिपीडिया तो आपने सुना होगा, जब हम गूगल करते हो तो विकिपीडिया आम चीज है, तो वो तो कंप्यूटर पे सर्च हो गया इंटरनेट के माध्यम से। हमारा ब्रेन ही बहुत बड़ी विकिपीडिया है, इतनी बड़ी उसमें पावर है, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है, और अनयूज होती है, लोग उसके इस्तेमाल भी नहीं करते। क्रिकेट का एक एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर जी ने अगर उनकी 6वीं मैच, वनडे मैच खेली होगी, कहाँ खेली होगी, उसका पूरा स्कोर कार्ड मैं रिकॉल करना चाहूंगा। देखो मैं बताता हूँ, मात्र एक आधा मिनट के समय में, जैसे ब्रेन विकिपीडिया, जो गूगल में जैसा विकिपीडिया में सर्च करते हो, मैं भी सर्च करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे शख्सियत जो इंडिया के यंगेस्ट कॉरपोरेट ट्रेनर है, जिन्होंने कॉरपोरेट ट्रेनिंग में डॉक्टरेट हासिल की है। और इतना ही नहीं, 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स को इन्होंने साइकोलॉजी जैसे टफ विषय में इन्होंने उनको ट्रेन किया है। और इतना ही नहीं, तो इन्हें कॉरपोरेट ट्रेनिंग में गोल्ड मेडल भी प्राप्त है। और मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है इनकी, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेमोरी एंड कंसंट्रेशन में। ऐसे ही एक महान शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आइए स्वागत करते हैं एक काउंसलर, लाइफ कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर और स्टूडेंट ट्रेनर का, डॉक्टर राजेश शिरोडकर सर। वेलकम टू पावर ऑफ वॉइस। नमस्कार 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 शंतनु जी, आपके सर्वप्रथम सबसे पहले पावर ऑफ वॉइस के जो व्यूअर्स है, और खासकर आपके लिए मैं पुणे से डॉक्टर शिरोडकर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बिल्कुल, सर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके चैनल के लिए, व्यूअर्स के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। प्लेजर सर, प्लेजर। आप यहाँ पे आए और हमारे इस चैनल की शोभा बढ़ा रहे हो आप, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये कॉरपोरेट इंडस्ट्री में या कॉरपोरेट ट्रेनिंग में आपकी एंट्री कैसे हुई, कैसे आपको ये पैशन आपके मन में जागा, कुछ बताइए इसके बारे में। जी जी शंतनु जी, बात दरअसल ये बहुत पुरानी बात होगी कि देखो, हमारे जो ग्रैंडफादर है वो गोवा जैसे स्टेट के पहले असेंबली स्पीकर है। हमारे पिताजी, ग्रैंडफादर पूजा पाठ किया करते थे, तो काफी सारे बुक्स पढ़ना, ये पढ़ना बचपन से था। स्कूल में भी बहुत अच्छा वोरेशियस रीडर हुआ करते थे, काफी सारे बुक्स पढ़ाई करते थे। बहुत स्टूडियस तो नहीं, मगर तब भी 80-90% ऐसा परसेंट लाते थे। खेल कूद में आगे थे, खुद कुछ वो जो नाटक है, कुछ ड्रामा वगैरह डायरेक्ट करते थे, लिखते थे, प्रेजेंट करते थे। तो ये आदत बचपन से थी, स्टेज को शेयर करते थे काफी सारे यंग एज में। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मैं कहूँगा ये कुछ इनहेरिटेंस भी है, जो संजोग से हमारे पूर्वज से मुझे मिला हुआ है, ये विरासत मुझे प्राप्त है, डेस्टिनी भी है, और हमारा पैशन भी है। क्यों मैं ये बोलना चाहूँगा कि बात ऐसी हुई कि हम पढ़ाई में अच्छा करते थे, पर दुर्दैव की बात ऐसी हुई, अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन में फेल हो गए। बीएससी था, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सब्जेक्ट हमारे रह गए, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। पिताजी बचपन से, यानी जब हम 12th स्टैंडर्ड में प्रवेश कर गए तब गुजर गए। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आन पड़ी थी, स्कूल कॉलेज ज़्यादा ठीक से जाया नहीं कर पाए, कॉलेज में जॉब करते रहे, और इसी कारणवश मुझे लगता है फेल भी हो गए। तो बड़ा सा सदमा लगा कि हम फेल कैसे हो गए, इतना अच्छा पढ़ाई करते थे मगर तब भी इसके बावजूद फेल हो गए। तो बुरा लगने के बाद
पढ़ाई करने लग गए साइकोलॉजी की। अभी साइकोलॉजी की पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी आ गई, आप पूछो नहीं, कि 8-8, 9-9, 10 घंटा लगातार पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। और इतनी सारी ढेर सारी किताबें हमने पढ़ ली, आपको बता दूं तो आप दंग रह जाओगे कि वो सिगमंड फ्रॉइड, फिर वो ईरा जॉर्डन, एल्बर्ट एलिस, हेनरी फयोल, रोनाल्ड नाथन, एडवर्ड चार्ल्सवर्थ, मैक्स मिलर, रॉन उबर्ट, हेरोल्ड कुंट्ज, कार्ल जंग, ली कॉनमैन, बुर्क एजेस, ब्रायन एडम्स, रिचर्ड डेनी, स्टीफन कॉवी, एरिक बर्न, जोसेफ मर्फी, वेंडी जैगो, एन मैकडर्मॉट, एलिजाबेथ अरलॉग, माइकल आइसेंक्स, माइकल क्लीव, स्पेंसर जॉनसन, मैगी के, थॉमस एरिक बर्न, कैरोलिन मैगेट, विलियम जेम्स, सैन पाउलो, जीन पिजाट, जेम्स हैरिस, बाप रे पूछो नहीं, इतने सारे ढेर सारे जो कोर साइकोलॉजिस्ट है, ये पूरे घोल के दम लगा के पूरे पढ़ चुके थे। तो ये पढ़ने के बाद मन में एक सवाल आता था, इतना पढ़ाई कर चुके हैं तो इसकी कुछ तो पैसे में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, पैसा आना चाहिए भाई, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलना चाहिए उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करें, तो हमारे बहुत एक नजदीक के डॉक्टर हुआ करते थे चिंचवड़ में, पुणे में, आस्तिक कानिटकर जी करके, काफी क्लोज मित्र थे। उनको हमने ये बात दोहराई कि भाई ऐसा ऐसा कुछ 4 पैसे मिलने चाहिए, तो उन्होंने हमारा एक पहला सेमिनार लगा दिया। 1997 की बात है, रामकृष्ण मोरे सभागृह करके चिंचवड़ में एक प्लेस आती है, ऑडिटोरियम है, उसके बगल में ही एक बहुत सीनियर पेडियाट्रिक डॉक्टर है, डॉक्टर अच्युत कलंतरे जी करके, तो उन्हीं का हॉस्पिटल बना था। तो नीचे एक छोटा सा हॉल हुआ करता था, उन्होंने मुझे वो हॉल दिया था कि जो भी लेक्चर है भाई आप प्रेजेंट किए जा सकते। तो बस ये असीम अनुकंपा प्राप्त हुई मेडिकल फ्रेटर्निटी के कोई लोग जो ये डॉक्टर मित्र हुआ करते, उनमें एक नाम मैं जरूर बोलना चाहूँगा, मन्नू रामनानी जी करके हैं, पिंपरी में रिवर रोड में उनकी प्रैक्टिस है। वो भी थोड़े स्नैक्स वगैरह, समोसा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वेफर्स वगैरह लाया करते थे। फिर हमारी बैच शुरू हो गई 1997 में, पहली बैच, पहला लेक्चर हुआ, जब पहले सेशन में लगभग तकरीबन एक 150 डॉक्टर शामिल हो गए। और उन 150 डॉक्टर में खुशी की बात है, मुझे फक्र की बात यह है कि 42 डॉक्टर्स ने मेरे साइकोलॉजी के क्लास के लिए प्रवेश किया। उनमें पहले कुछ चुनिंदा नाम थे, डॉक्टर गिरीश आफरे जी जो चिंचवड़ के डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, जिनकी वाइफ गीता आफरे ऑफ कोर्स कॉर्पोरेटर थी प्राधिकरण निगड़ी की चिंचवड़ से, एंड डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी ENT सर्जन, रंजित सिंह माने, शिराड़कर फैमिली जो थी डॉक्टर फैमिली, कई सारे डॉक्टर्स, 42 डॉक्टर्स मेरा हिस्सा बने, पार्टिसिपेंट्स बने पहले बैच के। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने BJ मेडिकल कॉलेज, साउथ पुणे डॉक्टर्स एसोसिएशन, कई सारी जगह मेरी क्लासेस चली। एक क्लास चली केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट, और ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जगन्नाथ जी शिंदे जो मुंबई में ऑफिस में बैठते दादर में, तो इन्होंने मेरा एक प्रोग्राम रखा था पूना कॉलेज में। अब ये पूना कॉलेज में एक डॉक्टर महिला आई थी, इनका नाम है डॉक्टर रजनी इंदुलकर। उन्होंने मेरा सेशन देखा, उनको काफी अच्छा लगा। दूसरे दिन उनका फोन मुझे आया, हालांकि हम उनको पहले से ही जानते थे, डॉक्टर दिलीप गुळे, डॉक्टर राजेंद्र जगताप, इनके माध्यम से हम पहले से उनको जानते थे, 3-4 साल पहले जानते थे। मगर फोन आने के बाद उन्होंने मुझे जिद की, भाई आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में क्यों नहीं प्रवेश करते हैं, एंटर क्यों नहीं करते। क्योंकि डॉक्टर रजनी मैडम जो है, इंदुलकर मैडम, वो क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया जो एक बहुत बड़ा फोरम है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का, उनकी सदस्य थी। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स, नौशाद जी फोर्ब्स, अन्नू आगा जी थर्मैक्स जी, लीला पूनावाला जी, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। और बस मुझे एंट्री मिली, और वो मैडम की वजह से, जैसा मैंने कहा हमारा पैशन था, रीडिंग अच्छा करते थे, स्पीच नहीं छोड़ते थे स्कूल में, और इनहेरिटेंस भी थी, और ये डेस्टिनी भी बोलो कि फेल हो गए, साइकोलॉजी पढ़ ली, मैडम मिली, और वो मैडम ने बताया कि कॉर्पोरेट में एंटर करो, और बस फिर सिलसिला बना, और काफ़ी सारे बड़े कॉर्पोरेट को ट्रेन करने का मौका मिला। ये उपलब्धि हमें प्राप्त। आपने टाटा मोटर्स, बोश, RCF ऐसे बड़े बड़ी कंपनीज को भी ट्रेन किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। टाटा मोटर्स, हनीवेल, मिंडारिका, बॉश, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, वोखा, टेलकेम, शिंडलर, कई सारी कंपनीज हैं। देखो, जब कंपनीज को ट्रेन करने की बात आती है
तो एक चीज बहुत मायना रखती है, जो गीता भगवत गीता में भी सार है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स को भी आप ट्रेन करो तो चेंज आना बहुत जरूरी है। चेंज, नॉलेज में चेंज होना जरूरी है। कई कई नॉलेज अपडेट हुआ करती है। स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो हुनर है, कौशल्य है, उसमें अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। बाद में माइंडसेट बहुत मायना रखता है। जो एटीट्यूड है, क्या होता है नए नए शुरू में जब कॉर्पोरेट्स में नए रिक्रूटमेंट करके इंजीनियर्स आते हैं, शुरू में जो एनकरेजमेंट उनका होता है, मोटिवेशन होता है, जो उत्साह, वीम, जील, जस्ट होता है, वो काफी तगड़ा होता है। जैसा समय बीतता है फिर वो रट में चले जाते हैं, फिर उनको वो शार्प करना, वो धार लगाना, तेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये प्रोग्राम बहुत जरूरी होते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि माइंडसेट के बाद आता है एक्शन, कृति, बिहेवियर में चेंज। तो यही ये चीज है कि नॉलेज में बढ़ोतरी करो, स्किल सेट में बढ़ोतरी करो, हुनर कौशल्य, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिजुवेनेट किया जाए। एंड फाइनली वो एक्शन स्वरूपी में परिवर्तित होना चाहिए, उसमें कन्वर्ट होना चाहिए। डायनासोर्स, दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज विच लिव्ड ऑन अर्थ। अपनी धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सबसे बलाढ्य प्रजाति हुआ करती थी, पर अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, समय के अनुसार नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, वो लुप्त हो गए। दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, दे हैव पेरिश्ड, दे हैव इलोप्ड, दे हैव वैनिश्ड, दे हैव डिसअपीयर्ड। तो हमारी क्या गाथा होगी? तो हमें भी वो परिवर्तन आना चाहिए। समय के अनुसार हमको चेंज लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू चेंज एज पर द टाइम्स। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम बाहर फेंक दिए जाओगे, है ना। तो ये है बस। तो ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो अप्रोच है ये कितना अलग होता है? बहुत बहुत अलग होता है। देखो अभी हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हैं, बड़े मजे से आराम से हम बात कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में यू ऑल टुगेदर आर अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। बहुत अलग पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व आपका आ जाता है। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स सही मायने में दाव पे लगी होती है। अभी कम्युनिकेशन क्या है, टेक्स्ट भाषा को बहुत कम महत्व है, 7% मात्र महत्व है। वॉइस मॉड्यूलेशन, कैसे बोलते हो, इसको 38% इंपॉर्टेंस है। और बॉडी लैंग्वेज, आपकी देह बोली, वो है लगभग 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं। देखो अभी कॉन्वर्सेशन में हम बहुत नॉर्मल पेश आए, मगर स्टेज में क्या है, स्टेज कैसे ऑक्यूपाई करते हो, लोगों को कैसे इन्वॉल्व करते हो, आपका पर्सनल इम्पैक्ट कैसे गिरता है ऑडियंस के ऊपर, और फाइनली आप जब बोलते हो तो क्या होता है, वो मैजिक, वो थ्रिल आप कैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो वाइब्रेशंस कैसे स्प्रेड हो जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसीज कैसे आम सभी जगह, वो सभी जगह रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट होता है। जैसा मैं बता दूं आपको, मान लो मैं स्टेज पे हूँ, एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जी जी। हाँ, तो मान लो मैं स्टेज पे हूँ, तो कुछ ऐसी तरह से होता है जैसे, हेलो एंड वेरी वार्म एंड फैंटास्टिक गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। रिचर्ड हैडली, सर रिचर्ड हैडली, the highest wicket taker at times, when asked about his success, sir, when were you first successful? Sir Richard Hadley said, a week before the test match began. A week before, and that too before the test. Yes, he said, I dreamed, I imagined the red ball in my hand, the grip on the ball. I visualized my run up. I saw myself releasing the ball. I saw the ball being delivered. It hit the wicket, and the wicket tumbling and tumbling and tumbling and tumbling and it tumbled. यष्टी कौशल्य विकेट गिर गया।
Sir McDonald, who holds the distinction of highest number of hotels and restaurants in world today, when asked about his success, "Sir, when were you first successful?" And the answer came, 20 years back, when I was sleeping on the garden benches, dreaming, imagining, and visualizing a chain of big, big, big hotels. So, friends, ladies and gentlemen, the first step towards success is yes. Can anybody guess what is it? It is none other than, yes, setting goals in life. बस ऐसे होता है. वाओ, आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे स्टेज पे रहते हो, बात करते हो और इतना रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए, तो ये ड्राइव और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? देखो, ये है कि इंस्पिरेशन जो है, ये फैमिली मेंबर जो है, जैसा बेटर हाफ है, मेरी जो वाइफ है, मेरा बेटा है, बहुत पॉजिटिव है. दोनों लोग मुझे बहुत पॉजिटिवली ड्राइव करते हैं. और कई सारे हम लकी है, फॉर्चुनेट है, बहुत अच्छे लोग जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, हमारे गुरु लोग हैं. प्रोफेसर AR रंगनाथन जी है, मेरे गुरु रह चुके हैं. जैसे हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एंटर किया था, तो जय प्रकाश जी गिरमे करके बहुत होनहार, बहुत ही टैलेंटेड ऐसे ट्रेनर हमने देखे थे. बस वो हमारी इंस्पिरेशन है. और डॉक्टर रमेश भोहिते जी है, जो बारामती के एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है. बस उनको देख के भी हम इंस्पायर होते हैं. और एक नाम मैं बिल्कुल लेना चाहूँगा, डॉक्टर सुधीर तारे जी करके हैं, जो भारत के कल्चरल एडवाइज़र रह चुके हैं. कई सारी उपलब्धियाँ उनके नाम पे है. वो है मेरी एक बड़ी बहन है, आंटी की लड़की है, कल्पना करके नाम है उनका, गोवा में रहती है अभी भी. एंड हमारे जीजा जी है, प्रवीण तार उनका नाम है. हमेशा गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं. तो ये ऊर्जा, बस क्रिटिक्स भी होती है. जितने भी फैमिली में हमेशा क्रिटिक्स मैंने देखी है कि जैसे घर का पर्सन होने के बाद उसको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है. तू क्या कर पाएगा, तू कुछ नहीं करता है, ये क्या ट्रेनिंग होती है, किसी को पता नहीं है, बस कुछ नहीं. ऐसा माहौल घर के क्रिटिक्स होते थे. मगर ये क्रिटिक्स और वो एनकरेजमेंट, ये दोनों चीज़ें ये ड्राइव बरकरार रखती है. बस यही बात है. क्या बात है डॉक्टर साहब. अब थोड़ा मेरे फेवरेट विषय पे आते हैं. आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेमोरी एंड कंसंट्रेशन में, ये कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए. बहुत बहुत अच्छे. हाँ, मेरा बेटा मात्र 6 साल का था, कक्षा पहली में पढ़ता था. और मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था जहाँ क्लासेस लिया करते थे 10 साल की उम्र के बड़े बच्चों के लिए लेते थे. बेटे ने जिद की कि मुझे भी ये क्लास में बैठना है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा. तो हम मान लिए कि काफ़ी जिद्दी था बेटा. और तब ये हम केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल पढ़ाते थे. तो शाम होने के बाद, खाना खाने के बाद बेटे ने बता दिया कि ये पीरियोडिक टेबल मुझे याद आ गया. मैं बोला क्या बात करते हो. तो बोलने पर वो बता दिया कि सभी केमिकल एलिमेंट्स के नाम रट लिए, जैसा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन. तो हम दंग रह गए कि मात्र 6 साल का बेटा इतना अच्छा रिकॉल कर पाता है. तो एक हैबिट सी बन गई, आदत सी बन गई कि जो भी मेहमान घर पे आया करते थे, हम बोलते थे प्रीत जरा वो सुनाओ तो बेटा, और ये शुरू हो जाता था. फिर एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि भाई इतना अच्छा करता है तो उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपटीशन में क्यों नहीं डालते. तो बस हमने नाम दे दिया. स्कूल में चैलेंजर पब्लिक स्कूल पुणे में वो पढ़ता है. और 4 महीने में पता चला नाम एनरोल करने के बाद कि वो फाइनल में आ चुका है. फाइनल में फेलिसी हॉस्किंग करके इंग्लैंड की एक लड़की थी, उसका रिवर्स ऑर्डर में रिसाइड करने का 61 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ करता था. और हमारे प्रीत ने मात्र 56 सेकंड में बोल के वो रिकॉर्ड अपने नाम पे कर दिया. क्या बात है, क्या बात है. दूसरा साल जब आया, यानी जब वो कक्षा सेकंड में गया, प्रवेश कर गया,
तब बिना मेरी हेल्प लिए हुए उसने खुद ब खुद एक रिकॉर्ड कर लिया ज्योग्राफी का, जहाँ वो बहुत सारे कंट्रीज के कैपिटल्स, करेंसीज, बाद में कौन सी कंट्री कहाँ पे है, मान लो केमेन आइलैंड, फैरो आइलैंड, सैन मेरिनो, माल्टा, कोई भी कंट्री वो लोकेट कर पाता था मात्र 7 साल की उम्र में। फिर हुआ यूं कि कई सारे रिपोर्टर्स, सोशल वर्कर्स हमें मिलने हमारे घर आया करते थे, उसको काफ़ी सारी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, कैडबेरीज वगैरह लाया करते थे। तो वो दंग हो गया, ये परेशान हो गया कि ये बार बार का समय सेम रूटीन चलता था। काफ़ी घंटों उनको पूछा जाता था, प्रीत को, बेटा ये सम करके बताओ, ये मैथ सॉल्व करो। उसको कई सारी चीज़ें आती थी। यानी ऐसा हुआ था कि वो 12th साइंस के एग्जाम देने के लिए आमंत्रित किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, मात्र 7 साल में। केमिस्ट्री आता था, सभी रिएक्शंस आते थे, फिजिक्स के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता था, ईएमपी पाथवे, टीसीए साइकिल बायोलॉजी में कर पाता था, और बहुत सारी चीज़ें वो करता था मैथमेटिक्स में, फिजिक्स के, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व किया करता था। मगर अभी वो तंग हो चुका था क्योंकि रिपोर्टर्स आते थे, ये सॉल्व करो, वो करो। वो बोलता था कि खेलने का टाइम कट हो रहा है, खेलने को नहीं मिल रहा है। तो बात भी उसकी जायज़ थी, बराबर थी। तो हम दोनों ने मान लिया कि इतनी छोटी उम्र में इतना मैच्योर डिसीजन उसने बताया कि हमको ये अभी नहीं करना है, जब समय आन पड़ेगा तब ये ग्रुप में हम आ जाएंगे, मगर अभी हमको खेलना है, बच्चे की जैसे लाइफ जीना है। तो हम दोनों ने, मैं और मेरी वाइफ प्रज्ञा, ये कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि भाई उसको जो भी खेलना है खेल लो, हम कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे, बॉदर नहीं करेंगे, उसकी लाइफ वो जिए, है ना। मगर लोग आते ही रहे, सिलसिला बनता ही रहा। फिर कुछ लोग आए, मुझे मिले, उसको कुछ एक अहमदाबाद में बड़ा अवार्ड देना चाहते थे। मेरा बेटा मिलने से नहीं रहा, उनको मिलना नहीं चाहता था। फिर वो बोले सर आप ही कुछ करो। मैं बोला मैं क्या करूं। तो उन दिनों ऐसा हुआ कि कोई भी टीवी का चैनल लगाओ तो लोकसभा के इलेक्शन की न्यूज़ आते थे। फिर वो लोग मुझे, उन्होंने फरमाइश की भाई ऐसा ही कुछ कर दो। मैं बोला क्या करूं, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम बताया। हाँ बोले बताओ, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम है, आप बताओ। 5 मिनट में अगर ये बताते हैं तो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। बस हमने अटेम्प्ट कर दिया और मात्र 3.5 मिनट में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम हम बोल लिए और रिकॉर्ड बन गया। क्या बात है। और ये आपने प्रिपेयर भी नहीं किया था? नहीं, 2 दिन का समय था। अभी हम मेमोरी में इतने सारे गार्ड लिए खुद को कि 27 साल इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, तो मेमोरी में काफ़ी सारा कमांड है मेमोरी कंसंट्रेशन सब्जेक्ट के ऊपर। वो रिकॉर्ड क्या था, उसकी कुछ अब झलक दिखा पाए तो हमारी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ये आपकी पूरी ऑडियंस के लिए बिल्कुल हम पेश कर सकते हैं। मगर देखो शंतनु जी, अभी काफ़ी समय बीत गया है, कोशिश करते हैं कि लोकसभा के 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम रखने के लिए हमको बोला गया था, फास्ट सीक्वेंस में बोलना है। मान लो यूपी का लेते हैं, उत्तर प्रदेश, जिसकी सबसे मैक्सिमम 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो कुछ इस तरह बोलना था। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संबल, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटापाटन, वल्ला बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, केरी, दौरा, सीतापुर, हरदोई, मिसरी, कोंडागांव, मौलाजगंज, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, इतवा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, भारत स्टेशन, शांतिकुंज, डोमरीगंज, बस्ती, कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बंदगांव, लालगढ़, आजमगढ़, कोसी, सालिमपुर, बालिया, जौनपुर, मछलीसर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये यूपी। अगर केरला की बात करो तो बीसीए मात्र कासरगोड, कन्नूर, वारागड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पुनानी, पालक्काड, त्रिशूर, चोलाकोड, एर्नाकुलम, मेडिकल, आलपुझा, मुरलीधरपट्टनम, तीता, कोल्लम, मतिगल, तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की बात करें, हमारे महाराष्ट्र की खुद तो 48 है। नंदुरबार, धुळे, जळगाव, रावेर, बुलढाणा होते, अकोला, वर्धा, रामटेक, नागपूर, बंधारा, गोंदिया, गडचिरोली, चिमूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, वाशिम, हिंगोली, नांदेड, परभणी, जालना, औरंगाबाद, दिंडोरी, नाशिक, वाळवंड, ठाणे, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ साउथ सेंट्रल साउथ, रायगड, मावळ, पुणे, मराठी, शिरूर, शिर्डी, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, हातकणंगले। इससे भी फास्ट हुआ करता था, मगर हमने कोशिश की, अभी समय बीत गया है। मैं अभी तक ये चीज रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ। क्या किया है आपने अभी ये? बस ये हमारा मेमोरी पे कमांड है। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो मेंटल जिम, ये जो कॉन्सेप्ट है
वो मेरे लिए भी बहुत नया है और शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। तो कैसे आप इसको पढ़ाते हो, बच्चों को लेके स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हो इसमें, और क्या होता है ये मेंटल जिम? आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? मेंटल जिम ये ऐसा सब्जेक्ट हमने डिजाइन किया है कि इसमें 5 विषय होते हैं बेसिकली: मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल कोऑर्डिनेशन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल एंड्योरेंस स्टैमिना और मेंटल पावर्स। ये एक ऐसा वर्कशॉप डिजाइन किया गया था। देखो क्या होता है, आज अगर आप बच्चों को देखोगे, आजकल के पूरे बच्चों को अगर आप देखोगे तो मोबाइल में इन्वॉल्व होते हैं, 2 घंटा 3 घंटा गेम खेलते हैं, वीडियोज वगैरह चलता है और ये हैबिट से बन जाती है। बहुत सारे बच्चों की यही कंप्लेंट्स है, मोबाइल छूटा नहीं जाता है, पढ़ाई का ध्यान चला जाता है और पेरेंट्स बोलते पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पढ़ाई करे तो कैसे करो? एक ही मेथोडोलॉजी प्रणाली बच्चों को पता है और वो है रटना, मक करना, याद करना, बाहट करना। भाई याद करे बाहट करे वो भी कितने बार? कोई भी साधारण सी बात है, आदमी तो तंग आ जाएगा, बोर हो जाएगा। तो उसके लिए बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजीज होनी जरूरी है। देखो क्या होता है, सिर्फ रटने से पढ़ाई नहीं हो जाएगा। आपको अलग अलग टेक्निक्स है, जैसा लिंक, पेग, नॉट, एजेस, ट्रायड्स, एक्रोनिम्स, एक्रोस्टिक्स, निमोनिक्स, स्टोरी मेथड, लोकी मेथड। यानी पढ़ाई करने के ये तरीके हैं। पढ़ाई सिर्फ मात्र रटने से नहीं होगी, गाने से भी पढ़ाई हो जाती है, जोक के माध्यम से भी पढ़ाई हो जाती है, खेल कूदने से भी पढ़ाई हो जाती है, बाद में कोई कंपटीशन से पढ़ाई हो जाती है, कोई स्टोरी से पढ़ाई हो जाती है, कोई पिक्चर भी फिल्म देखो, कोई स्क्रिप्ट, उससे भी पढ़ाई की जा सकती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, अभी जो महाराष्ट्र के अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम बताया आपको, जैसा नंदुरबार, धुळे, जळगाव, रावेर, है ना। महाराष्ट्र में एक लोक संगीत है, एक फोक खाता है आर्ट, लावनी करके बोला जाता है, आपने सुना होगा। जी जी जी। हाँ, तो लावनी में क्या है, अब ये नंदुरबार धुळे हमने ऐसे ही प्रोग्राम किया है, आपको आश्चर्य होगा। देखो ऐसा है, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, रावेर, बुलढाणा, अमरावती, अकोला। बस ये जो ताल है, रिदम है, ये अगर प्रोग्राम हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चला जाए। तो माइंड जिम, मेंटल जिम ऐसा सब्जेक्ट है कि मात्र रटने से पढ़ाई नहीं होगी, आपको वो एंजॉय करने आना चाहिए, मजा आना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, बच्चों को खुशी लगना चाहिए। वाई स्टडी शुड बी ऑल द सेम टाइम ऐसा बोरिंग वगैरह वैसा नहीं होना चाहिए। तो द सेम एक्साइटमेंट, द सेम एडवेंचर व्हाट यू फाइंड इन मोबाइल, जो मोबाइल में होता है, द मैजिक थ्रिल, सेम इफ वी कैन प्रोड्यूस इन स्टडीज एज वेल। अगर स्टडीज में भी वो सब कुछ आता है तो सोचो आप कितना मजा आ जाएगा, बच्चा कितना एंजॉय करेगा। नहीं तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है, हाँ लिख लो बच्चों ऐसा करके है, बच्चा नहीं पढ़ाई करेगा। तो उसको वो एक्साइटमेंट चाहिए, वो क्रिएटिविटी चाहिए, और वो देने के लिए सब्जेक्ट है मेंटल जिम। और इसकी उपलब्धियाँ बहुत बड़ी बड़ी है। बहुत कम डेज के वर्कशॉप में जो बच्चों ने महारत हासिल की है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेंटल जिम की एग्जैक्ट ट्रेनिंग क्या होती है? और मैंने ये भी सुना है कि आपने पार्लियामेंट में भी इसका प्रेजेंटेशन दिया था। जी हाँ, इंडियन पार्लियामेंट में हम लकी है कि 2013 में जब मीरा कुमारी जी लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे, प्रवीण सिंह जी करके है, ये पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हमको कुछ 12-14 मिनट का समय दिया था प्रेजेंटेशन के लिए। तब हमने बिल्कुल ये पेश किया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है मेंटल जिम का, अगर ये हर बच्चों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो हर बच्चा हमारे भारतवर्ष का साइंटिस्ट बनेगा, उसके नाम के ऊपर पेटेंट हो जाएंगे और कई सारे रिकॉर्ड की तो बौछार हो जाएगी। तो पार्लियामेंट में बिल्कुल प्रेजेंटेशन दिया था। इसकी जो मेंटल जिम की, जैसा आपने पूछा कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो क्या होता है कि मेमोरी के लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, जो 10 लैंग्वेजेस मैंने अभी जिक्र किया उसका। वैदिक मैथमेटिक्स और पावर मैथमेटिक्स भी जरूरी है। कई सारे मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसे होते हैं कि बस बिना पेन और पेपर के आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, सेकंड्स में, चुटकियों में।
कोई समय ज्यादा नहीं लगेगा, मगर पीपल आर अनअवेयर, स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स भी नहीं, पेरेंट्स को पता है नहीं कि ऐसा मुमकिन है, हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। वैदिक मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हो तो कम से कम 30-40 मैथमेटिक्स बिना पेन पेपर के आएगी। पावर मैथमेटिक्स से 100 नंबर तक जाओगे। यज्ञवल्क्य, यज्ञ सवाना, ये जो स्क्रिप्चर्स है अथर्ववेदा के स्क्रिप्चर्स है, ये अगर कोई मास्टर करता है तो यकीन मानो शंतनु जी, हजारों हजारों मैथमेटिकल इक्वेशंस हर बच्चा 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बताना चाहूंगा, चलो एक देखते हैं। आप कोई भी महीने का नाम लो, जनवरी से दिसंबर, कोई भी महीने का एक नाम बताओ मुझे। अक्टूबर। कोई भी तारीख बताओ, एक तारीख, डेट बताओ। 3। देखो आप मंगलवार आता है कि नहीं। लास्ट ईयर मोबाइल होगा तो आप जरूर चेक करना कि 3 अक्टूबर मंगलवार दिन आता है कि नहीं। कितना समय लगा? 1 सेकंड भी नहीं। यकीन मानो 1 सेकंड में हमारे बच्चे को जब पूछा गया था, जब वो 6-7 साल की उम्र थी, चतुर्थी, चंद्रोदय, मुहूर्त, जयंती, तिथि, योग, प्लैनेटरी पोजीशन, मात्र 1 मिनट से 1 सेकंड के समय में पूरा पंचांग उसके सामने आ जाता था। तो ये पावर हर स्टूडेंट के बीच है, मगर लोगों के पास वो अवेयरनेस नहीं है। तो पार्लियामेंट में प्रेजेंटेशन दिया था, यही दिया था कि ये प्रेजेंटेशन, ये सब में ये पावर है, ये क्रांति आ सकती है, बिल्कुल भारत में क्रांति आ सकती है। होता क्या है शंतनु जी, अगर मान लो मैं कोई किसी को स्तोत्र सुना दूं कि शिव तांडव स्तोत्र म्हणून, जटातवी गल जल प्रवाह पावित सले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम दमड 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 दमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंद तांडवम तनोतु न शिव शिवम, और ऐसे बोलते जाओ और किसी को बोल दूं भैया रिपीट करो, क्या मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल होगा। मान लो एक पिक्चर है कि दीपिका पादुकोण है, हाँ, और उसका फोटो है, तो हम बिल्कुल जान जाओगे, अरे ये तो काफी जाना पहचाना चेहरा है, वेरी फेमिलियर। कौन? दीपिका पादुकोण। हाँ, तो चेहरा तो जरूर जान लेते हैं। तो देखो, पिक्चर्स की भाषा जानना बड़ा आसान होता है। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी ये है कि जो ऑप्टिक नर्व है, आंखों की नर्व, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन को कनेक्ट होती है, ये ऑडिटरी नर्व से 6 गुना चौड़ी है। तो ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स योर आई, आंखों की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ज्यादा होता है। तो परसिस्टेंस जो होता है, रिटेंशन लेवल जो होती है आंख में रखने की, पिक्चर समाने की, वो क्वाइट ऑब्वियसली ज्यादा होती है। और यही बात मान लो अगर ये है कि एक छोटा सा बच्चा है, 6 साल का है, और उसके पीछे कुत्ता दौड़ता है, चेज कर रहा है, और बच्चा परेशान है, दौड़ रहा है, गिर गया, नजदीक आ गया कुत्ता तो और डर गया बच्चा, और जोर से वो अकान से ऐसा चिल्लाता है, मम्मी करके चिल्लाता है। अभी क्या करेगा? कुत्ता आता है, बस करके चला जाता है। ये बच्चा घर में जाता है, दरवाजा बैंग करता है, और पूरे इमोशन के आउटबर्स्ट के साथ मम्मी को बोलता है, मम्मी वो कुत्ता ऐसे किया, ये जब बताता है। अभी मान लो ये इंसिडेंस, ये हादसा उम्र के 6 साल में हुआ, बच्चा मान लो पहली कक्षा में पढ़ता था, क्या 50 साल के बाद भी वो भूल पाएगा? नहीं। क्यों? नाउ बिकॉज इट इज एन एक्सपीरियंस, अभी ये अनुभव बन चुका है। तो वर्ड से ज्यादा पिक्चर्स की पावर है, पिक्चर से ज्यादा पावर किसकी है? एक्सपीरियंस की है, अनुभव की है, और अनुभव से ज्यादा पावर है जॉयफुल एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस से ज्यादा जॉयफुल एक्सपीरियंस, आनंद का अनुभव, खुशी का अनुभव। बच्चों ने खुशी के साथ जीना चाहिए। कोई शादी थी, हम याद करते, वाह वाह क्या मजेदार खाना था, ये बर्गर था, ये पिज्जा था, ये जिलेबी थी, हाँ ये रबड़ी थी, ये गुलाब जामुन थे, गरम गरम गुलाब जामुन, कोई लाल कपड़े पहना था, कोई लाल साड़ी पहना था, ये सब हमारे मेमोरी में कैसे बराबर थम जाता है। वैसा ही बच्चों के साथ है। आप जितना उसको कलरफुल करो, जितना उसको एक्टिविटी बेस करो, एक्सपीरियंस बनाओ, जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाओ, मोबाइल जैसा, तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। है ना मजे की बात? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो डॉक्टर साहब, ट्रेनिंग का नॉर्मली शेड्यूल क्या होता है, और क्या
मैडम भी और प्रीत का भी इसमें कुछ रोल है आपके लिए? ट्रेनिंग नॉर्मल मात्र 6 दिन की होती है, जिसमें जैसा मैंने बताया मेमोरी के 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, कंसंट्रेशन के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स और पावर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्मार्ट स्टडी टेक्निक सिखाई जाती है, जिनमें कि डिफिकल्ट फॉर्मूलेस कैसे याद किए जाए। बड़े बड़े इवेंट्स है, 1914 में क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 1, 1919 में क्या हो गया भाई, गांधी जी का सत्याग्रह हो गया। ऐसे कई सारे इवेंट्स याद करने हैं, है ना। कि या 14 प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो एच.डी. देवेगौड़ा थे। 12 कौन थे, तो पी.वी. नरसिंह राव जी थे। 16 कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ये सब इवेंट्स है, कोई फॉर्मूलेज है, या लंबा आंसर है कि 6 पन्नों का, 7 पन्नों का, 8 पन्ने का पेज, जिसका आंसर आपको बराबर पेश करना है पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें एग्जाम्स में मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये बड़े आसानी के साथ इस वर्कशॉप में ये पूरा स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स में कवर होता है। 6 दिन का मात्र वर्कशॉप होता है। 7वें दिन में पेरेंट्स को बुलाया जाता है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, बच्चा ये कर पा रहा है कि नहीं, सामने सामने होता है, और बाद में उसके फॉलोअप सेशन भी होते हैं। मेरी वाइफ प्रज्ञा जी हाँ मुझे बिल्कुल सपोर्ट करती है। वो बेसिकली एक फार्मासिस्ट है और अभी एक टीचर करके प्रोफेशन में है। प्रीत की एम्बिशन, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, बिल्कुल साइंटिस्ट, उसके ढेर सारे पेटेंट उसके नाम पे करना चाहता है, वो उसकी एम्बिशन है, वो उसका फ्रीडम है, वो जो भी बनना चाहे वो बन जाएगा, हमको कुछ बॉदर नहीं करना है। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र के राजभवन में राज्यपाल जी ने अभी अभी आपको हाल ही में सम्मानित किया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी हाल ही में कुछ महीने पहले ये इवेंट हो गया राजभवन मुंबई में। अपने महाराष्ट्र के जो गवर्नर जी हैं रमेश बैस जी, उन्होंने फेलिसिटेशन किया था। जो हमारा इतने सालों से योगदान बना है कि हम बच्चों को ट्रेन किए हैं, बच्चों के नाम पे पेटेंट्स है, बच्चों के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, और कंसिस्टेंटली 1997 से इतने सालों से हम किए जा रहे हैं। तो हमें खुशी है किसी ने तो इस बात की दखल ले ली, क्या बोलते हैं इसको, इसको जान लिया और ये फेलिसिटेशन किया है। जी जी बहुत अच्छा है, और ये सपोर्ट, ये एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आई एम हैप्पी कि ये उन्होंने इसका नोटिस किया है। हमारी ऐसी दुआ है कि आपको एक ही नहीं बहुत सारे ऐसे फेलिसिटेशंस मिले और लाइफ में आपके बहुत अवार्ड्स की वर्षा हो। थैंक यू शंतनु जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। या बिल्कुल, क्यों नहीं, सभी की अगर कृपा होगी, सभी का यही सपोर्ट है, ट्रस्ट है, प्यार है, तो क्यों नहीं, बिल्कुल बहुत सारे अवार्ड बनेंगे। जी सर बिल्कुल, और जो योगदान आप कर रहे हो और आपने जो इवोल्यूशन लाने का सोचा है उसके लिए तो मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसे मैं मानता हूँ। डॉक्टर साहब, जो ये ब्रेन विकिपीडिया करके एक नया जो सब्जेक्ट आपने खोज के निकाला है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी हाँ, क्यों नहीं। विकिपीडिया तो आपने सुना होगा, जब हम गूगल करते हो तो विकिपीडिया आम चीज है, तो वो तो कंप्यूटर पे सर्च हो गया इंटरनेट के माध्यम से। हमारा ब्रेन ही बहुत बड़ी विकिपीडिया है, इतनी बड़ी उसमें पावर है, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है, और अनयूज होती है, लोग उसके इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। फ्रैंक कैप्रियो नाम के एक साइकेट्रिस्ट बताते थे, वी गो थ्रू आवर लाइफ प्रोबेबली नॉट ओनली नोइंग 10% ऑफ आवर सेल्स, हमने 10% भी हमको स्वयं को खुद को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, और कई सारी हमारी एबिलिटी, स्ट्रेंथ, हमारा कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, दे ऑल रिमेन हिडन एंड वी सफर इन लाइफ बिकॉज वी आर स्ट्रेंजर टू आवरसेल्व्स। हम अपने लिए पराये होते हैं, हमने हमको एक्सप्लोर नहीं किया है क्या ताकत है। तो ये ताकत एक्सप्लोर करने का सब्जेक्ट है ब्रेन विकिपीडिया, कि ब्रेन में स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। एक मैं बताना चाहूँगा, मान लो आपका कोई भी एक नंबर आप मुझे बताए, कोई भी नंबर आपके मन में आता है, बताओ। 6 नंबर है, ठीक है, 6। अभी मान लो सचिन तेंदुलकर जी है, क्रिकेट का एक एग्जांपल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर जी ने अगर उनकी 6वीं मैच, वनडे मैच खेली होगी, कहाँ खेली होगी, उसका पूरा स्कोर कार्ड
मैं रिकॉल करना चाहूंगा। देखो मैं बताता हूँ, मात्र एक आधा मिनट के समय में, जैसे ब्रेन विकिपीडिया, जो गूगल में जैसा विकिपीडिया में सर्च करते हो, मैं भी सर्च करना चाहूंगा। देखो, सचिन तेंदुलकर ने 6वीं मैच खेली थी, लीड्स के मैदान पे खेली थी, इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच हुई थी, बोल्ड हुआ था, बॉलर का नाम था डेवन माल्कम, 19 रन बनाए थे, 1919, आप चेक कर लो। ये मैच हो गई थी जुलाई महीने में, तारीख थी 18 जुलाई 1990 की बात है, 90 की बात। देखो कितना डेटा मैंने पुराना रिकॉल किया है। मैन ऑफ द मैच इसमें हुआ था अनिल कुंबले, मैन ऑफ द मैच थे। और मैच का रिजल्ट, जी हाँ, मैच का रिजल्ट ये था कि मैच का रिजल्ट, इंडिया ये मैच 6 विकेट से जीत चुकी थी। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये सिर्फ क्रिकेट स्पोर्ट्स के लिए मर्यादित नहीं है ब्रेन विकिपीडिया। मान लो ज्योग्राफी लेते हैं, पॉलिटिक्स लेते हैं, अगर गोवा का एग्जांपल ले, ओरिजिनली हम गोवा से है, मगर बॉर्न एंड बॉट अप इन पिंपरे सौदागर पीसीएमसी, वही हमारा पूरा जन्म ये हो गया, वही बड़े पड़े हैं। तो गोवा को 1961 में इंडिपेंडेंस मिला, 63 में पहली इलेक्शन हुआ। 63 से लेके आज तक आप कोई भी एक ईयर का नाम लो। 1963 ही ले लेते। चलो 63, चलो कोई बात नहीं, मुझे इतना पीछे जाना पड़ेगा। कोई भी, मान लो गोवा में प्लेसेस है, देखो जैसा फोंडा है, शिरोडा है, हल्डना है, पंजी है, मडगांव है ना, बहुत सारे प्लेसेस है, केप्या है, वास्को है। कोई भी 2 प्लेसेस का मुझे नाम बताया। पणजी और मडगांव। पणजी और मडगांव, तो मैं बताऊंगा आपको 1963 में पणजी और मडगांव में कौन एमएलए थे गोवा में। बस आधा मिनट फिर से ब्रेन विकिपीडिया। पणजी के लिए तुरंत आंसर आ गया है, जैक सिक्वेरा जी करके थे। और जहां तक मडगांव की बात है, मडगांव में अजीब सा नाम आ रहा है, मैंने भी पहली बार सुना है, वासुदेव सरमाळकर करके आ रहा है, आप चेक कर लो। सही में मतलब सोच भी नहीं सकता कोई ऐसे, मतलब ऐसी भी कुछ चीज हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चे में वो पोटेंशियल है। पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा बच्चा कर सकता है। अगर बच्चों को जान लो बच्चों में क्या ताकत है, क्या पावर है, और उसको सही एज में, यानी 10 साल के ऊपर नॉर्मली सही एज में ट्रेनिंग मिले, गाइडेंस मिले, ये सपोर्ट मिले, तो क्या कहने। हर बच्चा अजूबा है और अजूबा करके रहेगा, बस यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ये लाइव मैंने देखा है, आपको देख रहा हो, तो मुझे तो ये 100% श्योरिटी लग रही है कि हर बच्चा ये कर सकता है अभी। बिल्कुल हर बच्चा कर सकता है, यस। कमाल की चीज है ये। थैंक यू जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो अपकमिंग बुक आ रही है उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, बुक तो हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही था कहना कि आप कुछ लिखे, हमें गाइड करे। और ये मात्र इंडिया से ख्याल नहीं है, फॉरेन कंट्रीज से भी मैंने कई काउंसलिंग की है। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में, युगांडा है, केनिया है, ज़ैम्बिया है, वहाँ से मैंने टेलीफोनिक काउंसलिंग किए है। यूके में मैंने किया है, स्वीडन के लोगों के लिए किया है, इंग्लैंड के लोगों के लिए किया है। ये काउंसलिंग करते थे, उनकी भी डिमांड है कि ये सारा आप लिखित स्वरूप में क्यों नहीं प्रेजेंट करते हैं। तो हाल ही में हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी बुक जारी है, लिखना हमारा प्रयास में है अभी। विजन बियॉन्ड विजन, तो बच्चों में वो वैल्यूज वर्च्यूज हम कैसे डालें। बच्चों को अगर गाइड करना है तो पेरेंट को पहला बच्चा बनना पड़ेगा, वो ट्रांजिशन में आना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, अलग अलग माइलस्टोन्स कैसे होते हैं बच्चों के डेवलपमेंट में, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेरेंटिंग रोल होता है, कौन से रोल में कब स्विच हो जाए, कैसे रोल में आ जाए, ये भी चीज़ है। और कई सारी चीज़ें जो पेरेंटिंग के लिए है कि हर पेरेंट ने वो उचित लव, प्रेम और वो क्वालिटी टाइम देना है बच्चों के लिए, वो कैसे दिया जाए। और फैमिली में, हर फैमिली में कुछ रूल्स होने चाहिए जिसको फॉलो करना चाहिए। तो रूल्स कैसे बनाए जाए, कैसे फॉलो किए जाए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं,
ये बुक में हमने प्रयास किया है, जल्द ही ये बुक पब्लिश होगी, विजन बियॉन्ड विजन। बस ये लोगों का फिर से प्यार है, ऑल ओवर वर्ल्ड से इसके लिए फरमाइश है। ज़रूर ज़रूर। और मैं आपको ऑल द बेस्ट भी करना चाहूँगा इस बुक के लिए, और एक ही नहीं, आप काफ़ी सारी बुक्स लिखे। जी हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू शंतनु जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आप पेरेंट्स को और ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को और आपके सभी व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहेंगे, बच्चों में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर लेके उनका जन्म हुआ है, कई सारे इन्फिनिट पावर्स है। वो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जान लो पहचान लो बच्चों में क्या है, उन्हें फ्रीडम दिया जाए और एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, वो शाबाशी, वो पैट ऑन द बैक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश की जो थाप होती है पीठ के ऊपर, जो ये होता है थपाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा जो भी फील्ड में जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत आगे जा सकता है। पेरेंट्स ने उसको जानने की जरूरी है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक उचित ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट समय पे राइट एज में वो ट्रेनिंग मिलना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हमें वो ट्रेनर्स प्राप्त हो गए और हर बच्चों को ऐसे ट्रेनर्स प्राप्त होने चाहिए। और सबसे बड़ा गाइड होता है मदर बच्चों के लिए, बाद में है फादर, बाद में है नेचर, और बाद में है टीचर, और बाद में खुद बच्चा गाइड बनता है, गुरु बनता है। तो ये प्रोसेस है, लाइफ की प्रोसेस है भाई। कितनी ब्यूटीफुल बात बताई आपने, जितनी जानकारी आपने इस एपिसोड में दी है, ये बहुत फ्रूटफुल एपिसोड होने वाला है हर एक पेरेंट के लिए, हर एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय के लिए, कंपनीज के लिए, और सबके लिए, और हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आज यहाँ पे आए और इतना इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हमारे साथ किया और ऑडियंस को इतनी सारी चीज़ें बताई, उसके लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पावर ऑफ वॉइस पे आके आपने हमें आपके जो फीट से ग्रेस किया है, तो हम आपको मतलब क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में, जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं और कीमती समय आपने निकाला है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन पावर ऑफ वॉइस। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके व्यूअर्स के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका चैनल यूं ही फलता रहे, फूले और बहुत आगे बढ़े। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।